हेलो दोस्तों, यूडीआर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम विजन पीटी 365 एनवायरनमेंट के सीरीज के दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि है पॉल्यूशन। ठीक है, इसमें पहला जो टॉपिक है, पहला जो प्रदूषण है वो है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में जो हम्म, पहला जो टॉपिक है वो है कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए उत्सर्जन मानदंड। जैसा कि हम जानते हैं, कोयला आधारित जो विद्युत संयंत्र होते हैं उनसे बहुत ज्यादा मात्रा में खतरनाक केमिकल निकलते हैं, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो जो है भारत सरकार ने कोयले से बिजली उत्पादन करने वाले जो अब तक पूरे भारत में है उसमें से 77 यूनिट ने केवल फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन और सर्कुलेटिंग फ्लोराइज्ड बेड कंबशन बॉयलर स्थापित किए हैं। ये सीएफबीसी है क्या? सीएफबीसी एक ऐसी तकनीक है, इस तकनीक से जो है 95% तक प्रदूषक जो है वायुमंडल में छोड़े जाने से पहले ही इस बॉयलर में अवशोषित कर लिए जाते हैं। यानी केवल 5% ही अ, हानिकारक प्रदूषक जो है वो वायुमंडल में छोड़े जाते हैं। अब जो थर्मल पावर प्लांट के उत्सर्जन मानदंड है, जो पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं, जो इसको पहली बार जब इसको जारी किया गया था वो 2015 में जारी किया गया था। तो तो कोयले आधारित ताप विद्युत संयंत्र से कौन कौन से केमिकल निकलते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पारे के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए थे। ठीक है, ये मानक जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जारी किए गए हैं। तो सीएफबीसी में क्या होता है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। सीएफबीसी एक तकनीक है जिसमें से जो है इनकम्प्लीट बर्न कोयला जो होता है, इनकम्प्लीट बर्न कोयला जो होता है वो दोबारा से इसमें सर्कुलेट होता रहता है, जिससे ये पूरी तरह जल जाए। तभी तो है इसमें 95% तक पूरा जो हानिकारक केमिकल है वो अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, इसी ये सुर्खियों में इसलिए है कि जो है 2021 और 22 में भारत सरकार ने थर्मल पावर प्लांट के उत्सर्जन मानकों के अनुपालन की सुनिश्चित अवधि जो थी सीमा, उसको बढ़ा दिया, जो 2021 और 22 की अवधि बढ़ा दिया है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कितना श्रेणी, इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया। श्रेणी एक में जो दिल्ली एनसीआर के 10 किलोमीटर दायरे में स्थित है या 10 लाख से अधिक आबादी के शहरों में स्थित संयंत्र है, उसके लिए समय सीमा 31 दिसंबर 2022 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 कर दी। जो पहले जो समय सीमा थी वो 31 दिसंबर 2022 थी, लेकिन अभी समय सीमा जो बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 कर दी गई। दूसरी श्रेणी में, श्रेणी बी में, जो है गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों या राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रहने वाले सड़कों, यानी नॉन अटेनमेंट सिटीज के लिए 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित संयंत्र, इसकी समय सीमा जो है 31 दिसंबर 2025 कर दी गई है। श्रेणी वन की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 कर दी गई। और श्रेणी सी अन्य सभी संयंत्रों के लिए, मतलब जो दिल्ली एनसीआर के 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्थित संयंत्र, या फिर गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों के अलावा जो है अन्य सभी संयंत्र हैं, उनकी जो समय सीमा है वो बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी गई है। ठीक है, अ, अब जो है इस सम्मानक समय सीमा बढ़ाने के बाद 31 दिसंबर 2027 तक जो सल्फर डाइऑक्साइड के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, बेनिफिशिएटेड कोयले के उपयोग से संबंधी मानदंड, इसका जो बेनिफिशिएटेड कोयले के उपयोग है उससे फ्लाई एश के सृजन को कम करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कोल बेनिफिकेशन। कोल कोल बेनिफिकेशन होता है जो कच्चे कोयले से अकार्बनिक अशुद्धियों को, वाष्पशील पदार्थ या राख को, जो अकार्बनिक अशुद्धियां होती हैं उनको अलग करके कोयले की दहन क्षमता को बढ़ाना, इसको कोल बेनिफिकेशन कहते हैं। कोल बेनिफिकेशन क्या होता है? कच्चे कोयले से अकार्बनिक अशुद्धियों को अलग करके कोयले की वहन क्षमता को बढ़ाते हैं, इसको कोल बेनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसके तहत जो है प्रत्येक संयंत्र की जो कुल फ्लाई एश के उत्पादन 100% उपयोग सुनिश्चित करना है। ठीक, अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। अगला जो टॉपिक है वो है क्रेडिट रिस्पॉन्स एक्शन एक्शन प्लान, यानी
GRAP। इसको सिंपल शब्दों में अगर समझे, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है कि अगर जो है दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में क्या होगा, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाने पे जीआरएपी लागू किया जाएगा। ठीक है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। इसको ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान इसलिए कहते हैं कि ये चरणों में लागू किया जाता है। ठीक है, अब सुर्खियों में क्यों है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने मौजूदा जीआरपी में संशोधन करने की घोषणा की है। ठीक है, अब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जीआरएपी के बारे में जान लेते हैं। इसके पहले मैंने आपको बता चुका है। तो जीआरएपी वस्तु दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स के स्तर पर आधारित एक आपातकालीन कार्रवाई प्रणाली है। ये जो है शुरू किया गया था एमसी मेहता बनाम भारत संघवाद 2016 में। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में दिल्ली एनसीआर के वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए जीआरएपी को तैयार किया गया था। जीआरएपी को पहली बार जनवरी 2017 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया गया था। पहली बार कब अधिसूचित किया गया था? 2017 में। इस अधिसूचना के अनुसार दिल्ली एनसीआर के लिए जीआरपी लागू करने की जिम्मेदारी अब भंग हो चुके किसी पर्यावरण प्रदूषण को निवारण नियंत्रण प्राधिकरण की थी। ठीक है, लेकिन अब 2021 से जीआरएपी को जो है CAQM द्वारा लागू किया जाएगा। ठीक, CAQM क्या है? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। CAQM क्या है? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसको जो है पर्यावरण प्रदूषण निवारण और निवारण नियंत्रण प्राधिकरण के स्थान पे इसको ये लागू करेगा जीआरएपी को। तो क्या है? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट अक्टूबर 2022 से ग्रैप को वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर लागू किया जा रहा है। ठीक है, इसमें ग्रैप के पुराने संस्करण में केवल PM 2.5 और PM 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 की सांद्रता के आधार पर लागू किया जाता था। ठीक है, लेकिन अब इसको जो है 4 अलग अलग चरणों में वर्गीकृत किया गया। आइए देख लेते हैं 4 चरण कौन कौन सा है। ठीक है, इसमें पहला चरण ये है कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 201 से 301 के स्केल पर होगा तो ये पुअर कहा जाएगा। ठीक है, इसमें अगर ऐसी स्थिति आती है तो इस समय क्या किया जाएगा? जो अधिक पुराने डीजल पेट्रोल वाले वाहन हैं, ठीक है, उन्हें एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मौजूदा कानूनी तहत सख्ती से लागू करेगा। यानी जो है उनका पॉल्यूशन स्तर चेक किया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और खुले भोजनालय में केवल विद्युत स्वच्छ ईंधन गैस आधारित उपकरण, यानी विद्युत स्वच्छ ईंधन मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी और जो है सोलर एनर्जी, ठीक, इन उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा। अब इसमें जो नया संशोधन के तहत प्रावधान है, इसमें क्या किया गया है? इसमें वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हाइब्रिड वाहनों या इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने के। हाइब्रिड वाहन मतलब जो सीएनजी से भी चलते हैं और आपके डीजल से भी चलते हैं, ठीक, और इलेक्ट्रिक से भी चलते हैं और डीजल से भी चलते हैं, इनको हाइब्रिड वाहन बोलते हैं। ठीक है, या फिर दूसरा जो संशोधन किया गया है वो ये 10 से 15 वर्ष पुराने जो एंड लाइफ वाले डीजल पेट्रोल वाहनों को नहीं चलाया जाएगा। ठीक है, अब अगर इससे इससे बुरी स्थिति आती है, यानी 300 से ज्यादा एक्यूआई हो जाएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 300 से ज्यादा हो जाएगा, तो इस स्थिति में 301 से 400 के रेंज में हो जाएगा। तो इस स्थिति में जो है क्या करते थे पहले कि एनसीआर में शामिल राज्य सरकारों को दिल्ली सरकार द्वारा BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल से चलने वाले हल्के मोटर वाहनों को सख्त प्रतिबंध लगाया जाएगा। यानी इसके स्थान पर BS6 यूज किया जाएगा। ठीक है, BS6 यूज किया जाएगा। अब फिर इसके बाद क्या है? एनसीआर में शामिल राज्य सरकारें, दिल्ली सरकार 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों की कक्षाएं बंद करके ऑनलाइन मोड में चलाएगी। ठीक, अगर एक्यूआई इंडेक्स जो है 401 से 450 की स्थिति में हो जाएगा तो बच्चों को जो है कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए जो है ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था स्कूलों को करना पड़ेगा। अब चौथा चरण जो है वो गंभीर है, यानी 450 से प्लस। तो इसमें क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, सीएनजी और BS6 डीजल से चलने वाले वाहनों के अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकृत किसी भी हल्के मोटर वाहनों को
दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। ठीक, इसमें आवश्यक वस्तुओं को लाने और ले जाने वाले आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छूट प्रदान की जाएगी। मतलब जैसे सब्जी हो गया, दवा हो गया, इन सब रोजमर्रा की जरूरी चीजों के लिए छूट प्रदान की जाएगी, सिर्फ उन्हीं के लिए। फिर एनसीआर में शामिल राज्य सरकारें दिल्ली सरकार कक्षा 6 से लेकर 9 तक तथा कक्षा 10 कक्षा 11 के बच्चों के लिए स्कूलों में कक्षाएं बंद करने, ऑनलाइन मोड में कक्षाएं संचालित करने पर निर्णय ले सकती है। अब देख लेते हैं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, यानी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग क्या है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जो है एनसीआर और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के तहत गठित किया गया था, जो कि एक वैधानिक या सांविधिक निकाय है। ठीक है, तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कैसा निकाय है, एक वैधानिक निकाय है। इसका प्राथमिक लक्ष्य जो है वो एनसीआर क्षेत्र के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित इसके पड़ोसी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता के बेहतर समन्वय और अनुसंधान करना तथा संबंधित मुद्दों की पहचान करना। ठीक है, अब एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है हवा की गुणवत्ता को जो है अलग अलग 5 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसको अलग अलग रंगों से जो है निर्धारित किया गया है। ठीक है, 0 से 50 अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो उसको अच्छे की श्रेणी में रखा जाएगा। 51 से 100 है तो वो सेटिस्फैक्ट्री यानी संतोषजनक है। 101 से 200 है तो मध्यम प्रदूषित है यानी मॉडरेट है। 201 से 300 है तो उसको पुअर की स्थिति में रखा जाएगा। ठीक, 301 से 400 है यानी अत्यंत खराब है, तो उसको जो है 301 से 400 एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो उसको अत्यंत खराब की श्रेणी में रखा जाएगा। 401 से 500 है तो उसको गंभीर श्रेणी में रखा जाएगा और उसको लाल रंग से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 8 प्रदूषकों को, जो सीपीसीबी है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ये 8 प्रदूषकों को जो है 8 प्रदूषकों को शामिल करता है। इसमें PM10, पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और सीसा शामिल है। ठीक है, अब सीपीसीबी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सीपीसीबी जो है 1974 में, ठीक है, इसका गठन जो है जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत गठित किया गया है, जो एक वैधानिक संस्था है। ठीक है, इस बाद में इसको जो है वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत शक्तियां कार्य सौंपे गए हैं। ये क्वेश्चन जो है एक बार आईएएस में आ चुका है। सीपीसीबी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित कानूनों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। अब सीपीसीबी द्वारा शुरू किए गए अन्य प्रमुख पहले क्या है, नैम, NAMP यानी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम। यह परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। इसके तहत 4 वायु प्रदूषकों की पहचान की गई है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत जो है 4 वायु प्रदूषक और AQI के तहत 8 वायु प्रदूषक। ठीक है, AQI के तहत 8 और राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत 4 वायु प्रदूषक को जोड़ा गया है। इसमें कौन कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर PM10 तथा फाइन पार्टिकुलेट मैटर PM2.5। ठीक है, और इसके सीपीसीबी के द्वारा ही प्राण ऐप पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो 131 शहरों में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी और जनता तक वायु गुणवत्ता पर जानकारी प्रसारित करने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक, अब आइए देख लेते हैं अगला टॉपिक कौन सा है। अगला टॉपिक है पटाखों का विनियमन, रेगुलेशन ऑफ फायर क्रैकर्स। इसमें जो है मुख्य चीज जान लेते हैं। इसमें क्या है कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने बेरियम और अन्य प्रतिबंधित रसायनों से युक्त पटाखों के उपयोग पर 2021 में जारी उसके दिशा निर्देश के अब पूरे देश में लागू होंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ये 2021 से पहले जो है सिर्फ ये दिल्ली एनसीआर में लागू था। ठीक, लेकिन अब ये पूरे देश में लागू होंगे। ठीक,
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2018 में जारी दिशा निर्देश के अनुसार ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति। अब देखते हैं ग्रीन पटाखा क्या है। ग्रीन पटाखों को बनाने में बेरियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक रसायन उपयोग नहीं किए जाते हैं। ठीक है, ग्रीन पटाखों में सामान्य पटाखों की तुलना में 30% कम वायु प्रदूषण होता है। कितने परसेंट कम वायु प्रदूषण होता है? 30%। ठीक है, जिसका विकास जो है CSIR नीरी द्वारा किया गया। नीरी नागपुर में है। ठीक है, इसको तीन श्रेणी तीन तीन पटाखे विकसित किए गए, तीन ग्रीन पटाखे, जिसको नाम दिया गया श्वास, सेफ वाटर रिलीजर। इसमें पटाखों को फोड़ने से उत्सर्जित धूल कणों के प्रभाव को इन्हीं पटाखों में उत्सर्जित जलवाष्प समाप्त कर देती है। दूसरा है स्टार, श्वास, स्टार और सफल। ठीक है, स्टार क्या है? इससे पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए ये कम पर्टिकुलेट मैटर विसर्जित करते हैं। ठीक है, इसको फोड़ने पर बहुत आवाज कम होता है, तो ध्वनि प्रदूषण भी कम होगा। ठीक, जो और ग्रीन पटाखे जो नहीं होते हैं उसको फोड़ने पर बहुत तेज आवाज होती है, तो जानवरों को और बूढ़े इंसानों को, बीमार इंसानों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अब सफल देख लेते क्या है। इसमें एल्युमिनियम का बहुत कम मात्रा में उपयोग किया गया है। इसमें मैग्नीशियम का उपयोग कर एल्युमिनियम की भरपाई की जाती है। ठीक है, अब ई पटाखों के बारे में जान लेते हैं। CSIR नीरी ने आतिशबाजी का आनंद लेने की सामाजिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पटाखों, ई क्रैकर्स की सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त तकनीक विकास विकसित कर रहा है। CSIR सीरी जो है क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रयोगशाला है। ठीक, इसमें ई लड़ी, ई अनार, सिस्टम फॉर ई क्रैकर्स हो जैसे विविध पटाखे शामिल हैं। अब आइए देखते हैं फसल अवशेष अवशेष प्रबंधन हेतु संशोधित दिशा निर्देश, रिवाइज क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइन। इसमें क्या होता है? फसल अवशेष क्या होता है? जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन सब क्षेत्रों में जो है धान की खेती बहुत लार्ज स्केल पे की जाती है। तो क्या होता है, यहाँ पे कटाई कंबाइन से की जाती है। तो कंबाइन से कटाई करने पर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो है रेसिडुअल छूट जाते हैं। तो किसान क्या करते हैं, उनको इकट्ठा करके जला देते हैं। बहुत ज्यादा मैटर होने पर जो है ये बहुत ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण करते हैं। तो देखते हैं 1 टन जो पराली जलाने में, पराली वही जो कंबाइन के द्वारा बचा हुआ पार्ट होता है, उसको पराली बोलते हैं। जो पराली जलाने पर जो है 3 kg, 1 टन अगर हम पराली जलाएंगे तो 3 kg जो है पर्टिकुलर मैटर मिलेगा, निकलेगा। इसमें से 60 किग्रा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, 1460 किग्रा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और 199 किग्रा राख निकलेगा, और 2 kg जो है सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा। ठीक है, तो इन्हीं सब को देखते हुए जो है दिशा निर्देश जारी हुआ है, जिसमें धान की पराली की आपूर्ति श्रृंखला के लिए तकनीकी वाणिज्य पायलट परियोजना की शुरू की जाएगी। इसमें लाभार्थी किसान, ग्रामीण उद्यमी, किसान उत्पादक संगठन आदि और उद्योग से जुड़े लोग जो है लाभ उठा सकेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा? मशीनरी और उपकरणों की खरीद पर आने वाली पूंजी लागत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें से 65% वित्तीय सहायता के रूप में जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार संयुक्त रूप से मदद करेंगे। बाकी 25% जो होगा वो उद्योग जगत उपलब्ध कराएगा, और 10% का योगदान ग्रामीण उद्यमी, किसान उत्पादन संगठन आदि देंगे। ठीक है, और राज्य सरकारें जो है परियोजना अनुमोदन समिति के माध्यम से इन परियोजनाओं को मंजूरी देंगी। ठीक, अब पराली जलाने का आज देख लेते हैं। जलाने के बाद पराली जलाना क्या होता है, हालांकि पहले ही हम बता चुके हैं। जैसे धान, गेहूं जैसी फसलों की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाना ही पराली जलाना कहते हैं। इससे क्या होता है? इससे मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों का उत्सर्जन होता है। कणिकीय पदार्थ उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर उत्सर्जित होते हैं, जिससे पौधे के पोषक तत्वों की हानि होती है, पर्यावरण और मृदा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक, किसान को पराली जलाने की जरूरत क्यों पड़ती है? कि धान की कटाई के मौसम और गेहूं की बुआई के बीच जो है केवल 10 से कम दिनों का समय मिलता है, इसलिए किसान जो है टाइम बचाने के लिए पराली को जला देते हैं। ठीक है, जो पुरानी और पारंपरिक पद्धति है, कीट और रोग प्रबंधन में मदद करते हैं। ठीक, पराली का भी और अन्य उपयोग भी है। जैसे ताप विद्युत संयंत्रों में इसको ईंधन के बदले बायोमास पेलेट्स का उपयोग करते हैं। कंप्रेस्ड बायोगैस, बायो CNG का उत्पादन किया जा सकता है, अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। अब आइए देखते हैं क्लाउड सीडिंग क्या है। अभी जो है हाल ही में दुबई में जो बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश हुई थी, जिसको
कहा जा रहा है, हालांकि दुबई सरकार ने इसे मना किया, जिसको कहा जा रहा है कि इसका कारण जो है क्लाउड सीडिंग है। अब क्लाउड सीडिंग क्या होता है, बादल बीजन क्या होता है कि वायु प्रदूषण से निकलने के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसमें जो है अ, बादलों में जो है, शुरू करने के लिए बादलों में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड या शुष्क भर का उपयोग किया जाता है। यह कृत्रिम रूप से मौसम में अपेक्षित बदलाव करने की एक तकनीक है। इसके तहत सीडिंग एजेंट को हवा में स्प्रे करके बादल मतलब शुष्क क्षेत्रों में जो है बारिश कराने के लिए कौन कौन से केमिकल का यूज करते हैं, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लाउड सीडिंग करने के लिए कुछ आवश्यक दशाएं होनी चाहिए। इसके लिए जो है -10 से 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है -10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। और जहां पे हमको बारिश करानी है वहां पे कम से कम 50% क्षेत्र पर बादल होना चाहिए। और हवा की गति जो है निश्चित स्तर से कम होनी चाहिए। ठीक है। और जो बादल उपस्थित है उसमें 75% से कम आर्द्रता जो है 75% से कम होने पर क्लाउड सीडिंग कम प्रभावी होता है। क्लाउड सीडिंग मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, हाइड्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग, डायनेमिक क्लाउड सीडिंग और स्टैटिक क्लाउड सीडिंग। हाइड्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग में क्या होता है कि फ्लेयर्स या विस्फोटकों के माध्यम से सीडिंग एजेंट या पार्टिकुलेट को पहुंचाया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि गोलियों में विस्फोटकों में भर के किसी हथियार से चलाते हैं जिसमें ऊपर जाके फूट जाता है। ठीक है। डायनेमिक क्लाउड सीडिंग में क्या होता है, इसमें वायु धाराओं के ऊर्ध्वाधर रूप में प्रवाह कराया जाता है, इससे अधिक जल बादलों में प्रवेश करता है। स्टैटिक क्लाउड सीडिंग क्या होता है, इसमें सिल्वर आयोडाइड का जैसे रसायन अधिक नमी वाले बादलों में छिड़काव किया जाता है। ठीक है। ये तो था क्लाउड सीडिंग। हालांकि दुबई जो है, दुबई आज अभी जो है बाढ़ बहुत आया था दुबई में, लेकिन दुबई जो है क्लाउड सीडिंग 1990 तक कर रहा है। ठीक है। क्लाउड सीडिंग कभी कभी दिल्ली दिल्ली में भी किया जाता है, लेकिन इसको जो है पॉल्यूशन पॉल्यूशन रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है। क्लाउड मतलब कृत्रिम वर्षा कराने से क्या होता है, जो वातावरण में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर रहते हैं और अन्य सारे जो है क्या हानिकारक रसायन रहते हैं, वो जमीन पर बैठ जाते हैं, वो हवा में नहीं रहते हैं। ठीक। तो ये था क्लाउड सीडिंग। अब अगला जो है वो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। इसमें इसको जो है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक पहल है। इसमें इसमें जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है कि समाज के सभी वर्गों के बीच जागरूकता पैदा करना, साफ पर्यावरण के लिए नागरिकों को वायु प्रदूषण जोखिम से जुड़े स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में जानकारी देना, विभिन्न स्थानों शहरों के वायु गुणवत्ता की स्थिति की तुलना करना। ठीक। और जो है एनसीएपी के तहत निर्धारित सभी के लिए स्वच्छ वायु के लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक है। अब जो है आइए देख लेते हैं कि इस बार के जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण हुआ है, इसमें कौन कौन सा स्थान, कौन सा शहर जो है प्रथम स्थान पर। प्रथम श्रेणी में इंदौर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। और द्वितीय श्रेणी में जो है अमरावती प्रथम स्थान पर रहा है। इसमें 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले राज्य आते हैं तृतीय श्रेणी में। तृतीय श्रेणी में परवाणु हिमाचल प्रदेश का एक गांव है परवाणु, वो प्रथम स्थान पर रहा है, जहां 3 लाख से कम जनसंख्या है, उसको तृतीय श्रेणी में रखा जाता है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 8 भारांश है। ठीक है। जिसमें जो है बायोमास और नगर पालिका ठोस अपशिष्ट दहन के लिए 20% भारांश है, सड़क की धूल से 20% भारांश है, निर्माण एवं तोड़फोड़ के अपशिष्ट से उत्पन्न धूल 5% है, वाहन उत्सर्जन से 20% है। ठीक। और उद्योगों से उत्सर्जन से 20% है। PM10 सांद्रता में सुधार 2.5% है। सूचना, शिक्षा, संचार गतिविधियां, लोक जागरूकता 2.5% है। और अन्य उत्सर्जन में 10% को रखा गया है। ठीक है। इसमें जो है आठ 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 क्षेत्र हैं मुख्यतः भारांश के लिए, जिसमें 20 20 जिसको जो है अलग अलग प्रतिशत में बांटा गया है। अब आइए देखते हैं जल प्रदूषण और संरक्षण, वाटर पॉल्यूशन कंजर्वेशन में भारत में ग्राउंड वाटर इन इंडिया, भारत में भूजल। ठीक है। हाल ही में जो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने 2023 के लिए
देश सक्रिय भू जल संसाधन आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में क्या है कि जो है यह इस रिपोर्ट में जो है देश में कुल वार्षिक भूजल ग्राउंड वाटर पुनर्भरण कितना, देश में वार्षिक भूजल पुनर्भरण वर्ष 2022 में 437.6 बिलियन घन मीटर था। ठीक है, लेकिन यह बढ़कर जो है 449.08 बिलियन घन मीटर, आप इसको 449 ही याद रखें। प्रमुख रूप से यह पश्चिम बंगाल, असम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात और बिहार में वृद्धि देखी गई है। ठीक है, इसमें पश्चिम बंगाल, असम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात और बिहार में वृद्धि देखी गई है। इसमें दूसरा जो है वो अति अति दोहित इकाइयां यानी ओवर एक्सप्लॉइटेड इकाइयां कौन सी है, जो मतलब ऐसी इकाइयां जो जो जिसमें भराव कम हुआ लेकिन निकास ज्यादा हुआ। ठीक है, विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 6,553 आकलन इकाइयों में से 736 इकाई यानी 11.23% को जो है अति दोहित इकाई में रखा गया है, यानी इनका दोहन बहुत ज्यादा हुआ है। 2022 से 22 में 1006 इकाइयों की तुलना में 14.2% कम रहा। देश देश के कुल पुनर्भरण योग का जो है ये 17% है। ठीक है, अब आइए आगे देख लेते हैं। आगे है क्रिटिकल इकाइयां। क्रिटिकल इकाइयां ऊपर था जो है अति अति दोहित इकाइयां, और ये क्रिटिकल इकाइयां। क्रिटिकल इकाइयां ऐसी इकाइयां जिनमें भू जल निष्कासन 90 से 100% के बीच है, यानी लगभग पूरा निकाल लेते हैं। यहाँ 199 3.04% आकलन इकाइयां क्रिटिकल हैं। इसमें देश के कुल पुनर्भरण योग्य क्षेत्र का 3% हिस्सा शामिल है, यानी जितना पुनर्भरण योग्य क्षेत्र है उसका 3% हिस्सा जो है क्रिटिकल श्रेणी में है। और सेमी क्रिटिकल इकाई यानी 70 से 90% निकाल लेते हैं जल। ठीक है, इसमें कुल पुनर्भरण योग्य क्षेत्र का 12% हिस्सा शामिल है। ठीक, सुरक्षित इकाइयां सेफ यूनिट जो है वो 70% से भी कम है, जिसमें जल का निष्कासन जो है 70% से कम होता है। उसमें 73.14%, 4,793 इकाइयों को सुरक्षित श्रेणी वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जो कुल 66% हिस्सा है, देश के पुनर्भरण योग्य क्षेत्र का 66% हिस्सा है। ठीक, आइए भारत में भूजल की स्थिति देख लेते हैं। भारत जो है विश्व में भूजल का सबसे बड़ा उपयोग करता है, जो कि अमेरिका और चाइना के संयुक्त उपयोग से भी अधिक है। ठीक, लेकिन सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड द्वारा निगरानी किए गए 60% से अधिक कुओं के जल स्तर में पिछले एक दशक में गिरावट जारी है। लगातार जो है ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो नीचे जा रहा है। पहले देखते होंगे कि आप गांव में जो है बहुत कम बोरिंग करना पड़ता था पानी पाने के लिए, लेकिन अब जो है बहुत ज्यादा बोरिंग करना पड़ता है। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट जारी की है इन्होंने। इसमें इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के सिंधु गंगा मैदान के कुछ क्षेत्र जो है वो पहले ही भूजल मतलब जो सिंधु और गंगा के मैदान के क्षेत्र हैं वो जो है भूजल की कमी के अपने चरम बुंदी टिपिंग पॉइंट पे हैं। ठीक है, इसमें ऐसा अनुमान है कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो है वर्ष 2025 तक भूजल उपलब्धता गंभीर रूप से कम रहेगी। ठीक है, भूजल स्तर कम होने से क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है, सतही जल की आपूर्ति में कमी आएगी, क्योंकि जो है भूजल और सतही जल आपस में जुड़े हुए होते हैं। सिकुड़ते जल वृत्तों से भूमि धसाव हो सकता है, जैसा कि अभी राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान में आप देखेंगे बाड़मेर में कई फीट नीचे गड्ढा हो गया है। ठीक है, राजस्थान में खाद्य सुरक्षा और किसानों की आजीविका पर प्रभाव पड़ेगा। अत्यधिक जल निकासी से जल गुणवत्ता संबंधी चिंताएं होंगी। जलापूर्ति की लागत बढ़ जाती है, क्योंकि अत्यधिक नीचे से पानी निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की खपत होती है। ठीक है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का मुख्यालय जो है वो कहाँ है, फरीदाबाद हरियाणा में है। ठीक, फरीदाबाद हरियाणा में 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। पहले इसे एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता था। 1972 में जो है इसका नाम बदल के जो है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जीएसआई के साथ मिलाकर कर दिया, ग्राउंड वाटर संरक्षण के साथ मिलाकर कर दिया गया था। ये जो है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मुख्य कार्य जो है भूजल संसाधनों के दक्षता पूर्वक प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रसार करना, वैज्ञानिक और संधारणीय विकास के लिए नीतियों को लागू करना। अगला जो टॉपिक है विजन पीटी 365 में वो है वाटर ट्रेडिंग।
मतलब पानी का व्यापार। वाटर ट्रेडिंग जैसे हम सोने सोने का व्यापार करते हैं, वैसे ही लगभग वाटर ट्रेडिंग का भी व्यापार है। अब इसमें क्या है, उपचारित अवशिष्ट जलों का पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म नामक एक दस्तावेज तैयार किया गया है। वाटर ट्रेडिंग जो है जल को सार्वजनिक वस्तु मानने के बजाय इसे कमोडिटी, खरीद बिक्री वस्तु के रूप में मान्यता देना। उपयोगकर्ताओं के मध्य उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जल का व्यापार किया जा सकता है। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है इसमें, इसमें कोई भी जल कंपनी जो है अपने स्वयं के जल स्रोत निर्गत करने के बजाय किसी तीसरे पक्ष से जल को खरीदती है और उपयोगकर्ता को बेच देती है। ठीक है, वाटर ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक घटक जो है कौन कौन से हैं, जल का स्वामित्व, इसको लेकर स्पष्टता होनी चाहिए। ठीक है, कि जल का स्वामित्व किसके पास होगा। ठीक, जल का अधिकार, इसको हस्तांतरित किया जा सकता है। जल का पुनः उपयोग संबंधी प्रमाण पत्र। ठीक, इसका उपयोग व्यापार योग्य परमिट के रूप में किया जा सकता है। ठीक, वाटर रिसोर्स सर्टिफिकेट जो है व्यापार प्रणाली के तहत नगर पालिका, आवासीय और औद्योगिक इसी क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में जल उपयोगकर्ताओं के पंजीकृत किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए जल के पुनः उपयोग हेतु लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। ठीक, दूसरे जल उपयोगकर्ता खुले बाजार से वाटर वाटर यूज सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं। ठीक है, water.org ने वाटर क्रेडिट लोन प्रोग्राम की पहल शुरू की। किसने शुरू की? वाटर डॉट ऑर्गेनाइजेशन ने। इसका उद्देश्य जो है सुरक्षित जल स्वच्छता के लिए किफायती वित्त पोषण की बाधा को दूर करना। ठीक, ये एक एनजीओ है water.org। आइए देखते हैं पानी से संबंधित जो है अन्य सुर्खियां जो है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार, राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है तीसरा चौथा ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार था जो 2023 में दिया गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 जो है 2023 में प्रदान किया गया है। इसमें श्रेणीवार सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है, सर्वश्रेष्ठ जिला जो है गंजाम उड़ीसा है। ठीक है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत जो है 2018 में की गई थी। ठीक है, 2018 में की गई थी। ठीक, जल गुणवत्ता मानक, वाटर वाटर क्वाल जल गुणवत्ता मानक, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो यमुना के पुनरुद्धार के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने बताया है कि यमुना का पानी जो है सुधार हो रहा है। ठीक है, इसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है इससे जो है पानी चेक किया जाता है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने डिजॉल्व, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिक मैटर जो है डिकम्पोज करने के लिए कितने कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसको जो है बीओडी कहते हैं। जितना ज्यादा बीओडी होगा पानी उतना ज्यादा खराब होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बीओडी। अब सीओडी क्या होता है? केमिकल रिएक्शन, मतलब मौजूद जो कार्बन, सीओडी जो है पानी में मौजूद जो केमिकल होते हैं वो कितना डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। जितना ज्यादा जो है डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए केमिकल की आवश्यकता होगी, पानी उतना ज्यादा खराब है। केंद्रीय जल आयोग, सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में जान लेते हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन के अनुसार भारत के दक्षिण राज्यों के जलाशय का जल स्तर कम है। ठीक है, सीडब्ल्यूसी क्या है? एक तकनीकी संगठन है, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत एक कार्यालय है। ठीक है, इसने जो है फ्लड वॉच ऐप प्रस्तुत किया है। ठीक है, जिसका काम क्या है, पूर्वानुमान के साथ साथ देश में बाढ़ की स्थिति और रियल टाइम अपडेट प्रदान करना। ठीक है, जल दिवाली अभियान, जल के लिए महिलाओं के लिए जल अभियान, ये जो है अटल कायाकल्प शहरी परिवर्तन मिशन अमृत के तहत जो है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। ठीक है, चरण पहले में ये जो है छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी होगी। ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ छोड़ दिए, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना को छोड़ दिए गए हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है प्लास्टिक पॉल्यूशन। अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है, वैसे ही जो है
प्लास्टिक ओवरशूट डे शुरू किया गया है। ठीक, इसमें जो है सीपीसीबी ने जो है कुछ डाटा निकाला है, जिसमें जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार प्रतिवर्ष 3.4 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं भारत में। जो विज्ञान और पर्यावरण केंद्र के अनुसार भारत में 12.3% प्लास्टिक अपशिष्ट का ही पुनर्चक्रण किया जाता है। ठीक है, मतलब लगभग जो है 88% जो प्लास्टिक है उसका उसका जो है रिसाइकलिंग नहीं की जाती है। अर्थ एक्शन के अनुसार भारत में उत्पन्न 98.55% अपशिष्ट की ठीक से प्रबंधन नहीं किया जाता है। ठीक, अब प्लास्टिक ओवरशूट के बारे में जान लेते हैं। इसको जो है 2023 प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट को जो है स्विट्जरलैंड में स्थित रिसर्च कंसल्टेंसी अर्थ एक्शन द्वारा जारी किया गया है। यह उस दिन को व्यक्त करता है जब उत्पादित प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा उसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए मौजूद अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की क्षमता से अधिक हो जाती है। ठीक है, 28 जुलाई 2023। ठीक है, ये डेट इंपॉर्टेंट होगा। 28 जुलाई 2023 को जो है पृथ्वी पर पहला प्लास्टिक ओवरशूट डे दर्ज किया गया। कितने तारीख को? 28 जुलाई 2023 को। ठीक, पहला पहला जो है प्लास्टिक ओवरशूट डे जो दर्ज किया गया है। अब भारत में जो ओवरशूट डे दर्ज किया गया है वो 6 जनवरी 2023 है। भारत में प्लास्टिक ओवरशूट डे जो है 6 जनवरी 2023 है। भारत जो है उन 12 देशों में से एक है जो दुनिया के 52% पूर्व प्रबंधित प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए जिम्मेदार है। ठीक, आगे जो प्लास्टिक प्रदूषण के लिए अन्य जो पहले की गई है वो देख लेते हैं। इसमें जो है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 है। इसमें जो है क्या कहा गया है कि एकल उपयोग वाली प्लास्टिक के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 30 सितंबर 2021 से 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन की गई है। इसके बाद 31 दिसंबर 2022 से ये जो है 120 माइक्रोन कर दी गई है। ठीक है, अब जो है नया संशोधन जो है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, इसके तहत जो है इसका उद्देश्य जो है प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की चक्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के लिए पुनर्चक्रण और संरचना का विकास करना। ठीक, निजी क्षेत्र में इंडिया प्लास्टिक पैक्ट आईपीपी, अब अन प्लास्टिक कलेक्टिव यूपीसी आदि पहलों के माध्यम से सहयोग कर रहा है। ठीक है, भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट में कमी लाने के लिए नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोडमैप नामक प्रमुख दस्तावेज तैयार किया गया है, जो मुख्यतः 7 बिंदुओं से होकर गुजरेगा। ठीक, वैश्विक स्तर पर देख लेते हैं। वैश्विक स्तर पर जो है नैरोबी नैरोबी में जो है 175 देशों ने नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यूएनईए 5 के संकल्प समर्थन किया गया। इसका उद्देश्य जो है 2024 तक कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतरराष्ट्रीय समझौते को संपन्न करना और प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। इसमें क्या है कि देश में राष्ट्रीय कार्य योजनाओं को विकसित करने, उन्हें लागू करने और अपडेट करने की अपेक्षा की गई है। ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण और समुद्री अपशिष्ट पर वैश्विक भागीदारी को लॉन्च किया गया था, जीपीएमएल। ठीक, इसमें ग्लेलिटर क्या है? ग्लेलिटर जो है नॉर्वे सरकार, इंडियन इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बीच एक परियोजना है। इसका लक्ष्य समुद्र में मौजूद प्लास्टिक अपशिष्ट को जो है कम करना है। लंदन कन्वेंशन जो है क्या है? लंदन कन्वेंशन किस चीज से जुड़ा हुआ है? अपशिष्टों और अन्य पदार्थों की डंपिंग द्वारा समुद्री प्रदूषण की रोकथाम पर कन्वेंशन 1972 में शुरू किया गया, लागू किया गया था, जिसको जो है लंदन कन्वेंशन भी कहते हैं। ठीक है, लंदन कन्वेंशन इसको कहते हैं। ठीक, वही जो यूएनईए 5 था, उसी को जीरो ड्राफ्ट ऑफ ग्लोबल ग्लोबल ट्रीटी टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये जो है यूएनईपी की
यूएनईपी की इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी यानी अंतर सरकारी वार्ता समिति ने प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम पर कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि का जीरो ड्राफ्ट जारी किया गया है। इस जीरो ड्राफ्ट के मुख्य बिंदु को देख लेते हैं। इसमें सर्वाधिक खतरा पैदा करने वाले प्लास्टिक पर वैश्विक स्तर पर प्रतिबंध होगा। ठीक है, इसमें जो प्लास्टिक जो है सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं उनको वैश्विक स्तर पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ठीक है, साथ ही जो है कम समय में नष्ट होने वाले प्लास्टिक पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। ठीक है, यानी पूरी तरह से जो है मान लीजिए कि हर तरीके से प्लास्टिक का यूज बंद किया जाएगा। इसमें जो है प्रत्येक राष्ट्र की संधि में अपने योगदान के लिए एक राष्ट्रीय योजना विकसित कार्यान्वित करनी होगी। यह प्रावधान जो है जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के बंद के समान ही है। ठीक है, अब यूएनईपी की अंतर सरकारी वार्ता समिति यानी इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी के बारे में कुछ जान लेते हैं। आईएनसी का गठन जो है यूएनईपी ने किया था। इसका कार्य जो है समुद्री पर्यावरण सहित अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ रहे प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम पर कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसको जो है जून 2023 में पेरिस में आईएनसी 2 का आयोजन किया गया था। इसमें यह निर्णय लिया गया था कि नवंबर 2023 नैरोबी केन्या में आयोजित होने वाली आईएनसी के अगले सत्र से पहले प्लास्टिक प्रदूषण पर वैश्विक संधि का एक जीरो ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है 2024 तक प्लास्टिक प्रदूषण पर एक वैश्विक और कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि तैयार करना है। ठीक है, यानी जो है जीरो ड्राफ्ट ऑफ ग्लोबल ट्रीटी टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन है, उसका मेन एम है कि 2024 तक जो है हमें एक ऐसे कानून वैश्विक कानून की जरूरत है जिसपे जो है पूरी तरह से कानूनी रूप से बाध्यकारी हो। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं यूएनसीसीडी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन का डाटा डैशबोर्ड देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थली रोकथाम अधिनियम ने अपना पहला डाटा डैशबोर्ड लॉन्च किया है। इसमें इस डाटा डैशबोर्ड में क्या है देख लेते हैं। 2015 से 19 के बीच प्रतिवर्ष कम से कम 100 मिलियन हेक्टेयर स्वस्थ और उत्पादक जमीन जो है खराब हो रही है, निम्नीकृत हो रही है। ठीक है, भारत में जो है भारत में जो रिपोर्ट किया गया वो 9.4% भूमि क्षेत्र को निम्नीकृत किया गया है। ठीक है, 2016 से 19 के बीच वैश्विक भूमि क्षेत्र का 50.49% और भारत का 36.8% भूमि क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो गया। यानी वैश्विक भूमि क्षेत्र का 50% और भारत का लगभग 36% भूमि क्षेत्र जो है सूखे से प्रभावित हो गया था। ये पूर्वी और मध्य एशिया, लैटिन अमेरिका तथा कैरिबियन क्षेत्र में सबसे गंभीर निम्नीकरण के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक है, अब भूमि निम्नीकरण क्या होता है? भूमि निम्नीकरण जो है वर्तमान और भविष्य की मिट्टी के उत्पादक क्षमता की गिरावट या हानि को जो है भू निम्नीकरण कहते हैं। वर्तमान और भविष्य की मिट्टी की उत्पादकता क्षमता गिरावट या हानि को जो है भूमि निम्नीकरण कहते हैं। ठीक, और 109 देशों ने जो है 2030 के लिए स्वैच्छिक भूमि निम्नीकरण तटस्थता लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 109 देशों ने जो है 2030 तक के लिए इसमें जो है एक जिसमें खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने हेतु आवश्यक भू संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता सामयिक और स्थानिक स्तर पर स्थित रहती है, उनमें वृद्धि होती है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय रोकथाम अधिनियम यूएनसीसीडी के बारे में जान लेते हैं। यह एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी फ्रेमवर्क है किसके लिए? मरुस्थलीकरण और सूखे सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए। ठीक है, सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए इसकी उत्पत्ति जो है 19 इसकी उत्पत्ति जो है यूएनसीसीडी को 1994 में हुई थी। ठीक, 1994 में स्थापित हुआ था। इस अभी समय में 197 पक्षकार हैं। भारत सहित 196 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। देश में अभी समय के कारण के देख रेख के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय जो है नोडल मंत्रालय है। कॉप 28 की तर्ज पर ग्लोबल ड्राफ्ट स्नैपशॉट रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक, इससे पहले जो है यूएनसीसीडी ने 2018 से 2030 रणनीतिक फ्रेमवर्क जारी किया गया था। यह फ्रेमवर्क जो है भू निम्नीकरण का न्यूनीकरण, अनुकूलन और प्रबंधन, वित्तीय और गैर वित्तीय स्रोतों से संसाधन जुटाना, भागीदारी के माध्यम से भूमि निम्नीकरण की स्थिति में सुधार लाना। ठीक, ये जो है निम्नलिखित
क्षेत्रों पे बल देता है। अब आइए देख लेते हैं भारत ने जो है भू निम्नीकरण कम करने के लिए, भू निम्नीकरण से निपटने के लिए कौन कौन से प्रयास किए हैं। भारत का जो लक्ष्य है वो 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत और नवीनीकृत भूमि को पुनरुद्धार करने के लिए स्वैच्छिक बॉन्ड चैलेंज संकल्प में शामिल हुआ है। ठीक, इसमें भारत ने राज्यवार निम्नीकृत भूमि की पहचान करते हुए मरुस्थलीकरण और भू निम्नीकरण एटलस जारी किया है। ठीक, एकीकृत जलभृत प्रबंधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन शुरू किया है, संधारणीय भूमि पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन कार्यक्रम और राष्ट्रीय वनोपरण कार्यक्रम जारी किया है। ये देख लेते हैं अगला टॉपिक कौन सा है। अगला जो विजन का टॉपिक है वो है सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म, SDS। इसमें FAO ने जो है सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म रिपोर्ट जारी की है, जो कृषि में समन अनुकूलन नीति जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए मार्गदर्शन। ठीक है, ये सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म तब उत्पन्न होते हैं जब प्रबल और विक्षोभ वाली पवनें निम्न वनस्पति आवरण या वनस्पति रहित शुष्क भूमि की सतहों से मृदा के छोटे कणों को अपरदित कर देती हैं। ठीक है, विश्व में 75% धूल प्राकृतिक स्रोतों से, ठीक है, और 25% मानव जनित स्रोतों से है। मानव जनित स्रोतों में जो है डिफॉरेस्टेशन और कंस्ट्रक्शन, खेतों को खाली छोड़ देना, इस वजह से जो है धूल उत्पन्न होते हैं। SDS के लिए जिम्मेदार मानव जनित मुख्य कारकों में शामिल है भूमि उपयोग में परिवर्तन, कृषि तथा वनों की कटाई, सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म के प्रभाव, ग्लेशियर पर धूल जमा होने से इस पर उष्णता का प्रभाव बढ़ जाता है। ठीक है, बर्फ के पिघलने की दर बढ़ जाती है। सैंड ब्लास्टिंग क्या होता है, सैंड ब्लास्टिंग की वजह से पौधे टूट जाते हैं, धूल में दब जाते हैं और पौधों की जड़ें बाहर दिखने लगती हैं, इससे कृषि उपज कम हो जाती है। ठीक, ये था सैंड ब्लास्टिंग, सैंड एंड डस्ट। SDS की आवृत्ति बार बार आने के क्रम को कम करने के लिए शुरू की गई पहल है। तो वैश्विक पहल पहले देख लेते हैं। 1994 में UNCCD को अपनाया गया, इसमें 1996 में लागू किया गया है। ठीक, 2019 में UNCCD के पक्षकारों ने 14वें COP 14 में यूनाइटेड नेशन कोएलिशन ऑन कॉम्बैक्टिंग SDS पहल की शुरू की है। विश्व विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म परियोजना शुरू की है। इसमें भारत द्वारा शुरू की गई पहल कौन कौन सी है। इसमें अरावली श्रेणी के चारों ओर बफर क्षेत्र बनाने के लिए अरावली हरित दीवार परियोजना शुरू की गई है। ठीक है, अरावली के आसपास जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ लगाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई है। आइए अब देख लेते हैं अदर इम्पोर्टेंट जो सुर्खियों में रहे हैं न्यूज, उनको देख लेते हैं। धरातली ओजोन, पीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो है धरातली ओजोन दिल्ली के प्रमुख प्रदूषण के रूप में उभरना शुरू हो गई है, ऐसा CPCB ने बोला है। क्षोभ मंडल में बनने वाली ओजोन को बैड ओजोन कहते हैं, इसे द्वितीय प्रदूषक कहा जाता है। ठीक है, तब पैदा होती है जब दो प्राथमिक प्रदूषक नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक सूर्य के प्रकाश तथा स्थिर वायु की अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, इनका स्रोत क्या है, कारों, विद्युत संयंत्रों, औद्योगिक बॉयलरों, रिफाइनरी और रासायनिक संयंत्रों आदि से उत्सर्जित होती है। इससे क्या प्रभाव पड़ता है, अगर धरातली ओजोन बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएगी तो सांस लेने में कठिनाई होती है। ठीक, और वनस्पति और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचता है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। इसमें इसको जो है यूएनईपी प्रदान करता है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है, इस पुरस्कार की स्थापना जो है 2005 में हुई थी, तब से इसे प्रतिवर्ष दिया जाता है। ठीक है, यूएनईपी द्वारा दिया जाता है, 2005 में शुरू हुआ था, प्रतिवर्ष दिया जाता है। ठीक है, यह यूनाइटेड नेशन द्वारा जो है सर्वोच्च पर्यावरणीय सम्मान है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो है सर्वोच्च पर्यावरणीय पुरस्कार है, सर्वोच्च पर्यावरणीय पुरस्कार है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पर्यावरणीय पुरस्कार। ठीक है, इसको जो है प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के प्रयासों को देने के लिए घोषणा की गई है, जो 2023 का
चैंपियंस पुरस्कार है वो प्लास्टिक प्रदूषकों को कम करने के लिए दिया गया है। इसमें पॉलिसी नीति निर्माण नेतृत्व श्रेणी वाली पॉलिसी लीडरशिप में क्वेजन सिटी फिलीपींस की मेयर जैसी जोसेफिना बेलमार्ट को प्लास्टिक यूज पर प्रतिबंध सिंगल प्लास्टिक यूज पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिया गया है। प्रेरणा और आवश्यक कार्रवाई श्रेणी यानी इंस्पायरेशन एंड एक्शन के लिए एलन मैकार्थर फाउंडेशन को जो है दिया गया है। उद्यमी विजन से एंटरप्रेन्योरल विजन के लिए ब्लू सर्कल चीन पहल को प्लास्टिक प्रदूषण को पूरे जीवन चक्र को समझने और निगरानी के लिए ब्लॉकचेन की तकनीक और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग करने के नवाचार के लिए चुना गया है। फिर जैस जोश मैनुअल मोलर चिली के हैं, इन्होंने जो है सामाजिक उद्यम एलग्रामो के संस्थापक हैं। उन्हें भी यह पुरस्कार देने की घोषणा की है। एलग्रामो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने और रोजमर्रा की आवश्यकता लागू को कम करने वाली रिफिल सेवाएं प्रदान करने के प्रति समर्पित है। विज्ञान और नवाचार श्रेणी में जो है दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को पुरस्कार प्रदान किया गया है। दक्षिण अफ्रीका की वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को यह स्वीकार प्रदान किया गया है। यह अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और बहुविषयक अनुसंधान का उपयोग करती है। अब आइए देखते हैं एथिलीन ऑक्साइड। तो एथिलीन ऑक्साइड जो है एक कीटनाशक अवशेष के रूप में वर्गीकृत किया गया। पहले इसे फ्यूमिगेंट के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यूरोपियन यूनियन ने एथिलीन ऑक्साइड को एक कीटनाशक अवशेष के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इससे क्या होगा कि यूरोपीय संघ जो है निर्यात किए जा रहे कृषि उत्पादकों को अब अनिवार्य रूप से परीक्षण किया। पहले फ्यूमिगेंट के रूप में था तो इसमें जो है ये छिड़क सकते थे, लेकिन अब इसका परीक्षण किया जाएगा। ठीक। एंडोसल्फान क्या है? एंडोसल्फान जो है एक ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक है। एंडोसल्फान जो है एक ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक है। ये न्यूज में क्यों आया है कि वहां के एनजीटी ने जो है कर्नाटक और केरल को एक नोटिस जारी किया गया जो एंडोसल्फान से प्रभावित मरीज थे, उनका सही से इलाज नहीं किया जा रहा है, इसलिए जो है ये न्यूज में आया है एंडोसल्फान। ठीक। ये जो है चावल, गेहूं, सब्जी, फल, नट्स, कॉफी, तंबाकू और कपास आदि में जो है घुन और कीड़ों को जो है नियंत्रित करने के लिए यूज किया जाता है। ये कार्सिनोजेन है। पेट्रोलियम कोक या पेट कोक, देखते हैं क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को अत्यधिक प्रदूषणकारी पेक कोट के वितरण से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। पेट्रोलियम कोक क्या है? पेट कोक कार्बन युक्त ठोस सामग्री है। इसे अंतिम क्रैकिंग प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है। क्रैकिंग प्रक्रिया उष्मा आधारित केमिकल इंजीनियरिंग प्रक्रिया है। उच्च कैलोरीफिक मान होने के कारण जो है इसका उपयोग कोयले के प्रतिस्थापन के रूप में किया जाता है। ठीक। कोक हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब ये जो है वर्षा के मौसम में नमी नहीं पकड़ता है। इसका उपयोग सीमेंट निर्माण, चूना भट्टी, औद्योगिक बॉयलर, एल्युमिनियम एनोड आदि में किया जाता है। पेट 46 क्या है? ये जो है गहरे समुद्र में एक सूक्ष्म जीव पेट 46 की खोज की है। ठीक है। ये क्या है? एक प्रकार का हल्का प्लास्टिक है। इस इसका खाद्य पदार्थ, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जल जैसे पेय पदार्थों के पैकिंग में व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। गैस पैसिफिक गार्बेज पैच, भारत में ई अपशिष्ट प्रबंधन, अदृश्य ई अपशिष्ट जरूरी नहीं है। ये जीरो वेस्ट के लिए वन स्टॉप सेंटर, अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस। पहली बार जो है अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया है। इसका उद्देश्य सभी को अपशिष्ट में कमी लाने के लिए, उनका समाधान करने हेतु प्रोत्साहित करने तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाने के लिए सामाजिक बदलाव को बढ़ावा देना है। इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने 30 मार्च 2022 को आईडीजेडडब्ल्यू घोषित करने के लिए एक संकल्प को अपनाया था। इसका आयोजन जो है यूएनईपी द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र मानव आवास कार्यक्रम यूएन हैबिटेट के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन संधियां और पहले इंटरनेशनल कन्वेंशन ट्रीटीज एंड इनिशिएटिव। मिनीमाता कन्वेंशन जो है पारे से जुड़ा हुआ है। इसका
पांचवा सम्मेलन जो COP5 जो है जिनेवा में, मिनमाटा कन्वेंशन का पांचवा सम्मेलन COP5 जो है जिनेवा में किया गया है। कन्वेंशन के अनुलग्नकों में संशोधन किया गया। संशोधन के पीछे का मुख्य कारण जो है बैटरियां, स्विच, रिले, फ्लोरेसेंट लैंप के उपयोग चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए नई तिथियों की घोषणा करना था। ठीक है। दंत चिकित्सा में डेंटल अमलगम यानी पारद मिश्रण को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक नई आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की गई। साथ ही 2025 तक सौंदर्य प्रसाधनों में पारा स्तर मिलावट की अनुमति नहीं दिए जाने का निर्णय लिया गया है। सौंदर्य प्रसाधन में बहुत मात्रा में जो है पारे का उपयोग किया जाता है, तो उसको 2025 तक जो है अनुमति नहीं दी जाएगी। 2025 के बाद सौंदर्य प्रसाधनों में पारा का उपयोग नहीं कर पाएंगे। अब आई जाते हैं मिनमाटा के बारे में जान लेते हैं, मिनमाटा कन्वेंशन के बारे में जान लेते हैं। पारे पर मिनमाटा कन्वेंशन जिनेवा में 2013 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? ये 2013 में, और 2017 में लागू हुआ था। यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के पारे के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए विश्व की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। इस अभिसमय का नाम उस जापानी शहर मिनमाता के नाम पर रखा गया जो 1950 के दशक में मिनमाता रोग का केंद्र बन गया था। जो है तंत्रिका संबंधित बीमारी पैदा करती है। इसमें जो है 144 पक्षकार 128 हस्ताक्षर करता है। भारत ने 2018 में इसकी भी पुष्टि की थी। ठीक है। हालांकि यह विशिष्ट 2025 तक पारा आधारित उत्पादों और पारा यौगिक से संबंधित प्रक्रियाओं के निरंतर उपयोग के लिए लचीलेपन के साथ की गई है। ठीक। मिनमाता कन्वेंशन जो है अपने पक्षकार देशों से निम्नलिखित आशा करता है कि कोयले संचालित विद्युत संयंत्रों, औद्योगिक बॉयलरों आदि से पारे के वायु के उत्सर्जन को नियंत्रित करना। ठीक है। शिल्प कार्यों, छोटे स्तर तक सोने के खदानों में पारे का इस्तेमाल कम करना, जहां तक संभव हो पूर्ण रूप से समाप्त करना। बैटरी, स्विच, लाइट, सौंदर्य प्रसाधन, कीटनाशक, दंत मिश्रण, कैविटी को भरने में प्रयुक्त ऐसे उत्पादों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना या कम करना। ठीक। पारे की आपूर्ति और व्यापार, मौजूदा समस्याओं को दूर करना, पारे का सुरक्षित भंडारण निपटान सुनिश्चित करना, दूषित पारा स्थलों की समस्या का समाधान करने हेतु रणनीतियां तैयार करना। ठीक है। पारा जो है प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ठीक है। वायु, जल और मृदा में पाया जाता है। ये सोने के खनन, कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों आदि में भी मिलता है। इससे जो है तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। लीवर, फेफड़े, इम्यूनिटी डिसऑर्डर, आंखों, मसूड़ों और त्वचा पर विषाक्त प्रभाव पड़ता है। डब्ल्यूएचओ ने प्रमुख लोक स्वास्थ्य चिंता वाले श्रेणी में इसको रखा है। इसकी जोखिम के सुरक्षित स्तर की कोई जानकारी नहीं है। यूएन रसायनों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक फ्रेमवर्क, यूएन ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स। जर्मनी के बान ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल मैनेजमेंट के 5वें सत्र का आयोजन हुआ था जर्मनी के बान में। इसमें जो है हानिकारक रसायनों से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक नई फ्रेमवर्क समिति पर सहमति व्यक्त की गई है। रसायनों पर वैश्विक फ्रेमवर्क रसायनों और अपशिष्ट से होने वाली हानि से मुक्त एक ग्रह के लिए के बारे में है। ठीक। यह फ्रेमवर्क 28 लक्ष्यों पर आधारित है। इसका उद्देश्य रसायनों और अपशिष्ट के जिम्मेदारी पूर्ण प्रबंधन में सुधार करना और रसायनों के संबंध में वैश्विक फ्रेमवर्क के क्या क्या उद्देश्य हैं, इसमें अवैध व्यापार एवं तस्करी की रोकथाम करना, 2035 तक कृषि में प्रयुक्त होने वाले अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों का उपयोग चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना 2035 तक, 2030 तक रासायनिक प्रदूषण को कम करने और साथ ही सुरक्षित विकल्पों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समुचित नीतियों और विनियमों का विकास करना। ठीक है। ICCM5 में इस ग्लोबल फ्रेमवर्क के अतिरिक्त बान घोषणा पत्र को भी अपनाया गया था। बान घोषणा पत्र क्या है? इसमें हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से बचाना, जहां उपयुक्त हो सबसे हानिकारक रसायनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल मैनेजमेंट के बारे में जान लेते हैं। 2006 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रसायन प्रबंधन के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाया था। यह रसायनों के बेहतर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए एक नीतिगत फ्रेमवर्क है। यह SSICM जो है
वैश्विक बहुक्षेत्रीय बहुहितधारक और स्वैच्छिक नीतिगत फ्रेमवर्क है। यह रसायनों के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीतियों को अपनाने में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने पर केंद्रित है। ठीक है, अब खतरनाक रसायनों से निपटने के लिए लागू किए गए कुछ कन्वेंशन के बारे में जान लेते हैं। बेसल कन्वेंशन 1989 में आया था। यह खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पर आवाजाही पर नियंत्रण और उनके निपटने से संबंधित है। रॉटरडैम कन्वेंशन 1998 में आया था। रॉटरडैम जो है ये भी केमिकल से जुड़ा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कुछ खतरनाक रसायनों कीटनाशकों के पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया को स्थापित करता है। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 यह जो है दीर्घ स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों से संबंधित है। वैगानिक कन्वेंशन 1995 यह फोरम द्वीपीय देशों में खतरनाक रेडियोधर्मी अपशिष्ट के आयात पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित है। और फोरम द्वीपीय देश फोरम आइसलैंड कंट्रीज क्या है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर साउथ पैसिफिक फोरम के सभी देश इसमें शामिल हैं। जो आज का आखिरी टॉपिक है वो है इंसिडेंट्स एंड ट्रैफिकिंग डेटाबेस। यह आईए आईएईए यानी जो है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार पुनर्चक्रण वाले स्क्रैप में रेडियोधर्मी संदूषण का स्तर जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, यह जानकारी जो है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा दी गई है, जो इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डेटाबेस में प्रदान की गई है। इस डेटाबेस में और क्या है? रेडियोधर्मी युक्त अपशिष्ट उत्पादों, इसमें पोत वहन वाहन शामिल है। इसमें जोखिम प्रबंधन पर ध्यान दिए बिना तेजी से पुनर्चक्रण किया जा रहा है। ठीक है, और संदूषण का सबसे आम स्रोत फीड सामग्री है, जिसके उत्पाद का निर्माण किया जाता है। फीड सामग्री का अक्सर धातु पुनर्चक्रण उद्योग से प्राप्त होता है। आईटीटीबी की शुरुआत जो है, आईटीटीबी के बारे में जान लेते हैं। इसकी शुरुआत जो है 1995 में की गई थी। इसे निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए निर्मित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था इसको निर्मित करने का? ये जो है परमाणु और अन्य रेडियोधर्मी सामग्रियों से जुड़ी अवैध तस्करी तथा अन्य संबंधित अनधिकृत गतिविधियों से निपटने के देशों में सहायता करना था। रिपोर्ट में की गई सूचनाओं को रखरखाव और उनका विश्लेषण करना, ताकि साझा खतरों और प्रवृत्तियां पैटर्न की पहचान की जा सके। अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी ऊर्जा आईटीटीबी जो है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा ऊर्जा एजेंसी की परमाणु सुरक्षा योजना का हिस्सा है। इसका भी निम्नलिखित उद्देश्य है। यह राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा व्यवस्थाओं की स्थापना, प्रबंधन और रखरखाव में देशों की सहायता करता है। प्रभावी परमाणु सुरक्षा प्राप्त करने के वैश्विक प्रयासों में योगदान देता है। परमाणु सुरक्षा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुगम बनाना और जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अब कल के टॉपिक में हम जो है बायोडाइवर्सिटी देखेंगे विजन के पीटी वाले सीरीज में। तो जो है इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।